गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे गणित बुक का अध्याय 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को जानने से पहले हम कुछ संख्याओं को पहचानेंगे। जैसे सबसे पहला है प्राकृत संख्या, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो हम समझेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर वास्तव में गिनती की संख्या को ही कहते हैं। गिनती की संख्याएं हैं। कैसे हैं? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाता है। और गिनती भी जो हम पढ़ते हैं वो 1 से ही शुरू करते हैं, चाहे जितना तक पढ़ लें। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेज़ी में होल नंबर्स कहते हैं। और इन्हीं प्राकृत संख्या में यदि हम शुरू में शून्य लगा दें, उसके बाद इन्हें पढ़ें, तो यह पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि बन जाती हैं। उसके बाद देखिए अगला पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में जो हमने अभी लिखा था 3, 4, इन्हीं पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक वाली संख्याएं जोड़ दें, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक, तो यह बन जाएंगे पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद में भिन्न संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें अगर हम बटा के रूप में लिख दें तो यह भिन्न संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 18/9 इत्यादि। अब देखिए इन संख्याओं को हमने समझ लिया। उसके बाद देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो इस चैप्टर का नाम है। तो परिमेय संख्या का अंग्रेज़ी होता है रैशनल नंबर्स। अब देखिए जितनी संख्याएं हमने अभी पढ़ी, इसमें कौन कौन संख्या हमने पढ़ा? प्राकृत संख्या, प्राकृत, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। यह सभी मिलकर परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अब देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आ गया? प्राकृत, पूर्णांक, कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आ गया प्राकृत, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसमें माइनस वाला ऐड कर देंगे, यानी ऋणात्मक संख्याएं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये पूर्णांक संख्या, और यहाँ पे भिन्न संख्याएं लिख देंगे। ये सारे मिलकर बन जाते हैं परिमेय संख्याएं, जो कि जब हम मैथ पढ़ते हैं तो यही सब संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना होता है। इन्हीं सब संख्याओं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर में हमें कुछ गुणधर्मों को पढ़ना है। उन्हीं गुणधर्मों के आधार पर हम मैथ को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला गुणधर्म जो पढ़ना है वो है संवृत या संवरक नियम, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में क्लॉजर लॉ भी कहते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसे हम शॉर्ट में समझेंगे। चलिए आइए अपने कॉपी पे समझते हैं। संवृत या संवरक नियम को क्लॉजर लॉ कहते हैं। और उससे पहले हम समझते हैं कि संक्रिया क्या होता है। देखिए जब भी हम मैथ को सोल्व करते हैं तो इसमें हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं संक्रियाओं के आधार पर ही हम कोई मैथ को सोल्व करते हैं। तो इन्हें ही हम संक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए कि संवृत नियम क्या है। यहाँ पर देखिए जब
दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो तो संवरक नियम कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, उसके बाद में 2 लेते हैं, ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। ये भी पूर्ण संख्या था, ये भी पूर्ण संख्या है, ये दोनों को जोड़े तो पूर्ण ही आ गया। इसका मतलब कि जब जोड़ते हैं दो पूर्ण संख्याओं को तो पूर्ण प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये संवरक नियम का पालन कर रहा है। ये सब यहाँ पे 6 ले लेते हैं पूर्ण संख्या और यहाँ पे 3 है। अब ये इसको घटा देते हैं तो 6 में से 3 गया तो यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर इसी को हम उलट दें कि 3 में से 6 घटाना हो, ये कंडीशन भी हमारे साथ मैथ में आता है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो घट तो जाएगा, लेकिन यह जो संख्या है ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को घटा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त हो जा रहा है। माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, तो यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो हमें पूर्ण ही प्राप्त हो, कभी पूर्ण भी प्राप्त हो जाएगा और कभी पूर्णांक भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए घटाव के अंदर जब घटाएंगे तो संवरक नियम यहाँ पर सत्य नहीं होगा, या इसमें संवरक नियम का पालन यह नहीं कर रहा है, में नहीं है। उसके बाद में हम गुणा करते हैं, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं पूर्ण संख्याओं का ही। 8 गुने 2, ये दोनों पूर्ण संख्याएं, गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, दोनों दो पूर्ण संख्याओं गुना करने पर यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया तो यह गुणा के अंतर्गत आता है, तो यह संवरक नियम में है, संवरक हैं। उसके बाद देखते हैं भाग करके। अब मान लीजिए भाग करते हैं तो 6 को 3 से भाग देते हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो 3 को 6 से भाग देते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 आ गया। लेकिन कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि 3 को 6 से भाग देना पड़े, तो जब इस तरह से आएगा तो इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर ये संख्या छोटी है इसीलिए हमें पॉइंट बैठाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 लगेगा, तब होगा 6 पचे 30। तो यह संख्या हमें दशमलव में प्राप्त हो जाएगा और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए भाग जब भी हम करेंगे यह संवरक नियम के अंतर्गत नहीं आएगा, संवरक नियम में नहीं है। चलिए, तो आप इतना समझ गए। अब देखिए कि आपके बुक में एक कॉलम बना हुआ है, इसको आपको समझना होगा। देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को हाँ या नहीं में नहीं से भरिए। अंतर्गत संवृत है कि नहीं से योग के, व्याकलन के, व्याकलन यानी माइनस घटाव के, गुणन के और भाग के। अब जब हम परिमेय संख्याओं को यहाँ पे परिमेय संख्या से मतलब आपको समझना है बटा वाली संख्याएं जितनी भी होती हैं, ये भिन्न वाली। तो जब भिन्न संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो वो भिन्न संख्याएं ही प्राप्त हो जाएंगी, यानी योग के अंदर ये संवृत हैं। जब हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा। यहाँ पर सीधा सीधी समझिए कि योग के अंतर्गत संवृत नियम सभी संख्याओं के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे सभी में हम हाँ लिख देंगे, इस सब में हाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए व्याकलन में होगा कि जब हम परिमेय संख्याओं को जो घटाएंगे यह व्याकलन के अंतर्गत आ जाता है, यानी और पूर्णांक संख्याओं को जब हम घटाएंगे, से देखिए यहाँ पे इसका घटाने का मतलब क्या है कि ये देखिए ये कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि 3/2 माइनस 1/2। अब इसको हम घटाते हैं, 2 कैल्शियम लिए 2 हो गया और 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 और ये 1 से कट गया तो यहाँ 1 बचा
तो अब देखिए एक जब बचा है तो एक के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको एक मान सकते हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या बन गई है। तो इसीलिए जब परिमेय संख्याओं का हम घटाव भी करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए यह व्याकलन के अंतर्गत यह नियम सत्य है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं का। पूर्णांक संख्याओं में कभी संख्या माइनस भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है घटाने के बाद में, और माइनस प्लस वाली दोनों ही संख्या पूर्णांक होती हैं, तो व्याकलन के अंतर्गत भी आ जाएगा। पूर्ण संख्या में ज़रूरी नहीं है, सभी हमने किया तो घटाने पर पूर्ण संख्या ही आए, कभी पूर्णांक भी आ जाएगा, तो यह व्याकलन के अंतर्गत नहीं हो जाएगा। प्राकृत संख्या में पहले से दिया हुआ कि नहीं होगा, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ें तो प्राकृत ही आए, कुछ और भी आ सकता है। उसके बाद में देखिए गुणा में हम देखेंगे तो सभी में ये हाँ हो जाएगा, क्योंकि गुणा में सभी में आ जाता है, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी, इसमें भी। अब भाग के लिए जब हम देखेंगे तो परिमेय संख्याओं को जब भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या ही आएंगे। अब बाकी तीनों में ज़रूरी नहीं है तो इसीलिए हम सब में नहीं लगा देंगे, ये सब में नहीं हो जाएगा। सहचर्यता या चारिता नियम, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंग्रेजी में। इसको समझने के लिए आपको कुछ सूत्र को समझना होगा। ये देखिए सबसे पहले हम योग, इसमें सिर्फ आपको योग और गुणा के अंतर्गत ही आता है, बाकी भाग में और घटाव में इसका यूज नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे ए प्लस रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक बार हम इसे ब्रैकेट में कर देंगे, और ए प्लस बी प्लस सी एक बार हम इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ अगर कोई संख्याएं सेम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जगह पे 2 प्लस 3 प्लस 4, और इधर ले लिए हम यही 2 प्लस 3 प्लस 4, एक बार ये दोनों को हम ब्रैकेट में कर देते हैं और दूसरी बार ये दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, 2 प्लस 4 और 3 हो जाएगा 7, और 7 और 2 हो जाएगा 9। यहाँ देखिए 3 और 2 हो जाएगा 5, और 4 का 4 रह जाएगा, और 5 और 4 हो जाएगा 9। यानी अगर ब्रैकेट ये दोनों में लगा दें या इस तरफ लगा दें, लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा। इसी को ही कहते हैं हम सहचारिता का नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब ये योग में आता है, ये हमने इसका योग ही किया। अब इसी का हम गुणा वाला भी देख लेंगे। ए गुने बी गुने सी इक्वल टू ए गुने बी गुने सी। एक बार हम ये दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और दूसरी बार ये दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3 गुने 4 गुने 5। अब ये 3 और 4 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये सब हम ए की जगह पे 3 मान लिए हैं, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 5। अब यहाँ देखिए 3 गुने 4 गुने 5, 4 और 5 को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट वाले को गुना कर देंगे, 4 और 3 को, 3 चौके 12 गुने 5, तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ देखिए इधर 3 गुने 4 पचे 20, और 20 को 3 से गुना करिए तो 2 तिहाई 6 और 0 का 0, ये भी हो जाएगा 20 तिया 60। यानी कि गुणा के लिए भी यह सहचारिता का नियम सत्य है। और बाकी व्याकरण ये सब में नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम को हम कहते हैं अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ। इसको समझने के लिए आपको इस सूत्र को समझना होगा, a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एक बार a प्लस बी लिख दिए, अब इसमें इसको पलट कर हम लिख देंगे b प्लस a। यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि इसमें या इस नियम में क्रम को बदल दिया जाता है, बस यही होता है क्रम विनिमय नियम। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम 7 लिख दें और यहाँ पर 3 लिख दें, अब दोनों को जोड़िए तो 7 3 हो जाएगा 10।
अब यहाँ पे हम ए को यहाँ पे 7 माने हैं और बी को 3 माने हैं। अब इधर पलट देंगे, पहले 3 लिख देंगे फिर 7 लिखेंगे। अब जोड़िए, 7 3 हो जाएगा 10। तो क्रम को बदल देने से हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आया, यही कहलाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यह योग के लिए था और यह एक गुना के लिए भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहले लिख लेते हैं ए गुने बी लिखें या बी गुने ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुने 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अब यहाँ पे अगर हम क्रम को बदल दें कि 2 गुने 4 लिख दें तो 4 दूनी भी 8 हो जाएगा। तो इसीलिए क्रम विनिमय नियम जो है योग में और गुणा में किया जाता है और सहचारिता नियम का भी योग और गुणा में ही यूज होता है, बाकी इसका व्याकरण में और भाग में यूज नहीं होता है। या अगला हम पढ़ते हैं वितरण नियम। वितरण नियम को अंग्रेजी में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं और इसी वितरण नियम को वितरकता नियम भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला को यहाँ पर भी देखना होगा। ए गुने बी प्लस सी, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ए गुने बी प्लस सी। यहाँ पे गुना का चिन्ह दें या ना दें बराबर है। अब देखिए, ए को एक बार बी से गुना किया गया है, यहाँ पर किया जाता है, फिर प्लस का निशान रहने देंगे, फिर इसी ए को एक बार सी से गुना किया जाता है, ए गुने सी। ठीक है, अब इस पर हम संख्या रखकर इसे देखते हैं यह नियम सत्य है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 गुना 2 प्लस 3। अब 5 का 5 रहने देंगे और 2 और 3 जुड़ जाएगा आपस में, तो हो जाएगा 5। अब 5 गुने 5 लिखेंगे, 5 पचे 25। अब अगर इसी संख्या को हम इस रूप में लिख देते, इसे इस रूप में, तो देखिए क्या होता। 5 गुने 2 प्लस फिर 5 गुने 3, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15, और 15 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर वितरण नियम में यह योग के लिए यह नियम सत्य है। और अब इसमें हम देखते हैं गुणा के लिए, सॉरी घटाव के लिए। तो यहाँ पर ए गुने बी माइनस सी इक्वल टू ए गुने बी माइनस ए गुने सी। अब यहाँ पर भी किसी संख्या को हम लिख लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम 2 गुने 3 माइनस 4, तो 2 का 2 रह जाएगा, 3 को 4 में से घटाइए -1 और 2 एकम 2 -2। अब इधर देखते हैं, 2 गुने 3 माइनस 2 गुने, अब यहाँ पे भी -4 में तो -4 ही लेंगे, गुणा में कर देंगे इसे, तो 2 तिया 6 माइनस 2 चौके 8। अब 8 में से 6 गया 2, ये संख्या बड़ी है तो ये बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। तो देख सकते हैं कि दोनों तरफ ये बराबर आ गया है। तो यह व्याकलन के लिए भी यह नियम सत्य हो जाएगा, यानी घटाव के लिए, कि जब भी हम इसका योग और व्याकलन करते हैं तो यह वितरकता नियम पर सत्य साबित होता है। उसके बाद में अगला हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम। ये बहुत ही आसान है इसे समझना। इसका परिभाषा है कि जब योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, जब 2 संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। इसे अगर हम फॉर्मूला समझेंगे तो a में हम अगर जोड़ेंगे -a तो प्लस माइनस माइनस, और a में से a घटेगा तो हो जाएगा 0। यानी यहाँ समझिए, संख्याओं को लेके समझते हैं। यहाँ पर यदि 2 लिए, अब 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो हम सेम संख्या को लेकर के सिर्फ माइनस वाली संख्या लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस में है और जोड़ना है हम इसमें माइनस वाली संख्याओं को। तो 2 प्लस माइनस माइनस
दो में से 2 गया 0। तो +2 के लिए -2 योज्य प्रतिलोम हो जाएगा और -2 के लिए +2 योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं -3, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें हम +3 को जोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है, ये प्लस का चिन्ह लगा दिए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, घट जाता है, तो 3 में से 3 गया तो हो जाएगा ये 0। तो -3 का योज्य प्रतिलोम +3 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से कोई पूछे तो 100 का, ये कुछ नहीं है तो प्लस में 100 है, तो 100 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो -100 है। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ले लिए हम 3/4, अब इससे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसी को हम उल्टा करके गुणा कर देंगे। 3/4 को 4/3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/1, या 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये संख्या 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि उल्टा इसका, तो उल्टा 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल कि 9/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसे हम उलट कर लिख देंगे 6/9। अब इसे हम काट देंगे, 9 से 9 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ भी 1 प्राप्त हो जाएगा। जब ये प्लस, और 1 हमेशा ये प्लस में ही होना चाहिए, ये माइनस में होगा तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सिर्फ लिखा है, -1 नहीं लिखा है कि जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो यह 1 हमेशा प्लस में ही आना चाहिए। अब आगे देखते हैं योज्य तत्समक से। देखिए यहाँ पे अगर 5 है, 5 में हम 0 को जोड़ दें तो हमें फिर से 5 ही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए 0 सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। अब यदि हम यहाँ पर ले लें 200 और 200 में हम 0 को जोड़ दें तो भी हमें 200 ही प्राप्त हो जाएगा। तो जब 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो फिर से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो इसीलिए 0 को सभी संख्याओं के लिए, किसी भी संख्या के लिए 0 योज्य तत्समक है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद हमारा गुणात्मक तत्समक है, इसे समझते हैं। अब यहाँ देखिए किसी भी संख्या में में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए 1 सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। इसलिए 1 सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। इसे देखिए यहाँ पर अगर हम 9 ले लें और 9 में गुणा कर दें 1 से तो फिर से हमें 9 ही प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 10 ले लें, 10 में गुणा कर दें 1 से तो फिर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पे 500 ले लिए, 500 में गुणा किए 1 से तो फिर से हमें 500 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो फिर वही संख्या प्राप्त हमें हो जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्नावली 1.1 में इसमें सिर्फ एक ही पढ़ना है। तो पहला है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिया गया है। तो जो अभी हम पढ़े थे कि योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्याओं का कौन सा होता है, उसी को हम हल करेंगे। आइए कॉपी पर देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो यह क्योंकि ये प्लस में संख्या है तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे इसके माइनस वाली संख्याओं को।
-2/3 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। अब इसे डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं कि 2/3 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए, क्योंकि योज्य तत्समक होने के लिए, ये योज्य प्रतिलोम होने के लिए आपको उस संख्या में कुछ जोड़ना होगा ऐसा कि उसके बाद 0 प्राप्त हो जाए। तो ये प्लस में 2/3 है, तो फिर हम इसमें जोड़ेंगे -2/3 को। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2/3 प्लस माइनस माइनस फिर 2/3। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए 3, और यहाँ 2 - 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0 और 3, और किसी भी 0 में अगर 3 से भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त हो जाएगा। 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला है 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो ये संख्या प्लस में है, तो इसे हम माइनस में लिख देंगे, -25/9। -16 का योज्य प्रतिलोम, -16 में यदि हम +16 को जोड़ दें तो 0 प्राप्त हो जाएगा। और -15/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ये संख्या माइनस में है तो हम सीधा प्लस में लिख देंगे, 15/8। उसके बाद देखिए 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 0 में हम 0 जोड़ देंगे तो हमें फिर 0 ही प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई संख्या जोड़ते हैं तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाता है, हमें 0 आना चाहिए। तो इसीलिए यह नहीं होगा, यही होगा कि 0 में फिर 0 जोड़ देंगे तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। उसके बाद देखिए -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये दोनों संख्या माइनस में है और दोनों बटा के रूप में है, यानी भाग में है। तो इस माइनस से इस माइनस को काट दिया जाता है, तो यहाँ आपका ये बच गया 5/7। तो असल में यह प्लस में हो गया। तो अब देखिए कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ये प्लस में तो सीधे हम माइनस में लिख देंगे कि माइनस वाली संख्या -5/7 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। उसके बाद में अगला है 7वां कि 13/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब माइनस ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो उससे फ़र्क नहीं है, ये माइनस में ही कहलाएगा। अब यहाँ पे हम इसका सिर्फ प्लस वाला संख्या ही लिख देंगे। तो 13/-5 का योज्य प्रतिलोम 13/5 हो गया। उसके बाद में अगला है कि -2/5 का 15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या माइनस में है तो हम इसे प्लस में लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 2, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणन प्रतिलोम बताना है। यहाँ पे माइनस संख्या दिया है और यहाँ पे इसका प्रतिलोम नीचे में लिखना है। ऊपर में -13/1 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13 दिया हुआ है, ये पहले से बना हुआ है। अब 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो इसको उलट दीजिए, 4/5 हो जाएगा। 4/-7 का क्या हो गुना प्रतिलोम, तो -7/4 हो जाएगा। और -5 और -8 का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये -5 है और ये -8 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, 5/8 प्लस में आ गया। अब इसका गुणन प्रतिलोम इसको उलट के लिख देंगे तो फिर ये एक दूसरे से कट करके 1 आ जाएगा। तो 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा यहाँ पर 8/5, वो भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये पहले समझ लीजिए कि कट गया है। अब -1 का गुणन प्रतिलोम -1 होगा। अब इसको समझिए कि ये कैसे हुआ। यहाँ देखिए ये -1 है, इसको किस से गुना करेंगे हम, किस संख्या से कि -1 ये 1 प्राप्त हो। इसके लिए हमें इसे -1 से ही गुना करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 से 1 गुना किए तो 1, और माइनस माइनस जब गुना होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो जब +1 आ गया तो यही तो हमें चाहिए था गुणन प्रतिलोम के लिए। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होता है।
उसके बाद में है अगला तीसरा प्रश्न, उचित गुण धर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी अभी हमने गुण धर्मों को पढ़ा उसी का यूज करके इन सवालों को हल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। अब इसमें देखिए कि हम कुछ पहले समझेंगे इसको कि इसमें हम कौन सा नियम लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कि ये 4/3 यहाँ पे है। यहाँ पे देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये दो संख्याओं का हर एक जैसा है। नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर में इसको अंश बोलते हैं। तो ये दोनों का हर सेम है और यहाँ पर यह दोनों संख्याओं का हर सेम है। तो हम पहले एक तरफ कर लेंगे इसको 4/3। अब ये वाला संख्या को उठा लेते हैं यहाँ से, ये प्लस लिख करके, और ये -2/3 है तो इसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर ये बच गया प्लस 3/5 और इधर यहाँ ये बच गया -11/5। अब हमने इनके क्रमों को चेंज कर दिया है, सिर्फ हमने क्रम को बदला है और यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम के का ही इसमें गुणधर्म का उपयोग हो रहा है। क्रम विनिमय गुणधर्म का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट में कर देंगे -2/3। इससे यह पता चलेगा कि एक बार हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, और 3/5 प्लस -11/5 ये दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद आगे अब ये भिन्न का जोड़ बन चुका है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे पहले 3, और यहाँ 4 है, प्लस माइनस को माइनस लिख देंगे क्योंकि ये दोनों को जब आपस में ये मिलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद में प्लस 5 प्लस माइनस -11। उसके बाद देखिए यहाँ 4 में से 2 गया 2 और बटा में 3। अब यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ये सॉल्व हो चुका है। प्लस 11 में से 3 गया -8/5। अब देखिए फिर से हम भिन्न का जोड़ प्राप्त हो गया तो इसे फिर सॉल्व करेंगे। तो 3 और 5 अलग अलग है, दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 5 दिया हो जाएगा 15। अब 3 को 15 से भाग दीजिए, 3 5 15 और 5 को 2 से गुना कर दीजिए तो 5 दूनी हो जाएगा 10। प्लस माइनस 5 दिया 15 और 3 8 24। तो 15 का 15 हो जाएगा और 24 में से 10 गया 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा जो संख्या है उसका चिन्ह माइनस में है तो यहाँ माइनस में लगा देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा, 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। यहाँ पर देखिए इसके क्रम को हम नहीं बदलेंगे, बल्कि यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर कॉमन है कि ये 3/7 का जो गुना है यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पर 1/14 का गुना 2/5 है। दोनों तरफ 2/5 2/5 है। तो इसमें हम एक बार यह 2/5 को बाहर ले लेंगे और गुना में ब्रैकेट डाल के -3/7 ये प्लस में 1/14 है, इसको लिख लेंगे। तो देखिए कि एक बार इससे हम गुना करेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा और इसी संख्या को जब हम यहाँ गुना करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। और बाकी जो बच गया यहाँ पे इसे हम यहाँ लिख देंगे 1/6 गुने 3/2। अब देखिए यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे और ये कौन सा नियम है, कौन सा गुणधर्म है, तो यह वितरण नियम है। वितरण नियम, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि
कि ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी। तो इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। ठीक है, अब इतना को हम इस नियम पर लिखेंगे। तो देखिए बस एक लाइन मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ समझते हैं। जब हमें इतना प्राप्त हो गया तो इसी को हम आगे हल करेंगे। 2/5 गुने -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 गुने 3/2। अब देखिए यहाँ पे ये 2/5 को 2/5 लिख देंगे और यहाँ पर ये दोनों भिन्न का जोड़ हो गया तो इसे हम वैसे ही बना लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा और 7 को 14 से भाग दीजिए तो 2 और 2 तिहाई 6 -6 प्लस 1। और ये जैसे था वैसे इसे हम यहाँ पे काट भी सकते हैं। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -2 दूनी 4। उसके बाद देखिए 2/5 गुणा 6 में से 1 गया क्योंकि प्लस माइनस से तो घट जाएगा। 6 में से 1 गया तो -5/14 -1/4। अब यहाँ पे एक तरफ गुणा है और एक तरफ घटाव है, तो पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? तो जो पहले गुणा में है पहले उसे हम सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड मास के नियम के तहत है। तो 2 सत्ते 14, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा -1/7 -1/4। अब फिर ये यहाँ पे हमें भिन्न का घटाव प्राप्त हो गया तो इसे हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 7 4 का एलसीएम नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक पहाड़ा में नहीं आते हैं या नहीं कटेंगे, तो इन्हें हम गुना कर देंगे। तो 7 चौके हो जाएगा 28 और माइनस 7 चौके 28 तो 4 एकम 4 माइनस 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7, तो 7 और 4 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो 7 और 4 हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ पर 7 जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे और नीचे लिख देंगे 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला चौथा प्रश्न है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। अब यहाँ पर व्युत्क्रम बोला जा रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। तो 5/18 को ही गुणा करना है इसके उल्टा से, इसको उलट करके। 5/18 को गुना हम करेंगे 72/7 से। तो यहाँ देखिए कि अब जो कटेगा उसे हम काट देंगे तो 18 के 72 आता है 4 बार में, 4 पचे हो जाएगा 20 और -7 का -7। अब यहाँ इससे तो कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4, ये ब्रैकेट में है, और फिर यहाँ पर -1/3 गुने 1/2 ब्रैकेट प्लस -1/3 गुने 1/4 ब्रैकेट में। अब देखिए कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि के रूप में, ये जो है के रूप में कौन सा गुणधर्म है। तो ये यहाँ पे वितरण नियम है। कैसे? क्योंकि ए इसको मानिए आप, इसे बी मानिए और प्लस सी मानिए, ये दोनों को ब्रैकेट में करिए। एक बार ए को बी से गुना किया गया, ए को बी से गुना किया गया, ए गुने बी, प्लस ए को सी से गुना किया गया, ए गुने सी। तो यह है वितरण गुणधर्म, वितरण गुणधर्म है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? सबसे पहले देखिए कि हम ये मिश्र भिन्न में लिखा है तो इसे हम सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो 3.1/3 का ये इससे गुणा हो जाता है और यहाँ जाकर इसमें जुड़ जाता है। तो 3 को 3 से गुना करिए 9 और 9 में 1 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 10। और ये बटा में जैसे 3 है वैसे ही लिख देंगे। अब इस संख्या को भी हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे।
0 दशमलव को मिल के रूप में। तो देखिए इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.3 को वैसे ही लिख देंगे। इसे पॉइंट हटाने के लिए हम पॉइंट के सामने 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 देंगे, इससे यह पॉइंट कट जाएगा। उसके बाद में यह बन जाएगा 0.3 है तो इसको 0.3 लिखिए या सिर्फ 3 लिखिए, बात एक ही है, ये 3 ही होगा। तो 3/10 मिल गया। अब हमें यही पूछ रहा था कि यह संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यह है कि नहीं, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं 10/3 गुने और 3/10। तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1। तो जब 1 आ गया वो भी प्लस में आ गया तो इसका मतलब कि यह संख्या इसके लिए गुणात्मक प्रतिलोम है। और क्यों है, तो क्योंकि इनका गुणनफल 1 है। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये भी मिश्र भिन्न में है, इसे हम सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो -1/1/8 -1.1/8 का सरल भिन्न में बदलेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, माइनस में है तो माइनस में /8। तो यह संख्या में प्राप्त हो गया सरल भिन्न। तो -8 का गुणात्मक प्रतिलोम इसे कह रहा है, तो गुना देंगे हम 8/9 से, तो ये भी कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, एक एक बार में कट गया दोनों। तो -1 गुने -1 बचा, यहाँ पे 1 से, यहाँ भी 1 से, तो इसे हम -1 और -1 का +1 और -1 गुना करेंगे तो -1 ही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब दोनों का गुणा किया तो -1 प्राप्त हुआ, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि हमें +1 जब प्राप्त होगा तभी यह गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरे का हो सकता है। अब यहाँ पे कारण सही उत्तर दीजिए, तो लिख देंगे क्योंकि दोनों का गुणनफल -1 है, इसीलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरे के नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इनमें लिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम जो अभी हमने पढ़ा था कि a गुने b + c ब्रैकेट में इस तरह से, तो और इतना बराबर हो जाता है a गुने b + a गुने c। तो ये यहाँ पे मान लीजिए कि a है गुना b प्लस और यह संख्या c है। तो अब इसे हम इस पर ला करके इसको हल करेंगे और वितरण नियम से ही हमें इसे हल करना है। तो देखिए माइनस इस रूप में लिखेंगे इसे, -3/4 गुना 2/3 प्लस -3/4 गुना -5/6। अब ये दोनों को हम ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, बाकी इससे नहीं कटेगा। तो 2 यहाँ पर -1, क्योंकि एक बार में काटे हैं, माइनस में है तो इसीलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा और नीचे में 2 बच जाएगा। फिर प्लस -1 और गुने -5 बच जाएगा, यहाँ पे इधर 4 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए -1/2 प्लस माइनस और -1 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ये +5 और 4 दूनी 8। तब यहाँ पे 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, 8 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से भिन्न बनाएंगे हम, 2 चौके 8, 4 एकम 4 -4 प्लस
5 बराबर 5 में से 4 गया 1/8 और यहाँ पे चिन्ह हम प्लस का ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर जो 5 है बड़ा है और इसका चिन्ह प्लस का है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद में आते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसे भी इसी नियम की सहायता से हमें हल करना है। इसे भी ए मानते हैं, यहाँ बी, इसे सी प्लस गुना ये ब्रैकेट। एक बार इस संख्या को इससे गुना करेंगे और दूसरी बार इससे गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5/6 गुने -2/5, फिर प्लस का निशान देंगे, फिर 5/6 गुणे 3/10। ये दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में, और यहाँ से 5 2 बार में कट जाएगा और यहाँ से 3 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद 2 को यहाँ भी 2 1 है और ये माइनस में, मान लीजिए यहाँ भी 1 है तो 1 -1 हो गया ऊपर और नीचे में 3 हो गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 2 दूनी 4, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो अलग अलग है तो गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 चौके 12 और 4 एकम 4 प्लस 4 तिया 12 3 एकम 3 बराबर, प्लस माइनस में संख्या है तो घट जाएगा तो 4 में से 3 गया 1 - 1/12। यही हो जाएगा आंसर। चलिए बच्चों, तो इस अब आखिरी प्रश्न को 1.1 का आखिरी प्रश्न को हम हल करते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलम आ को कॉलम बा के उचित नियम से मिलाइए। यहाँ पर देखिए कि कॉलम आ में इस तरह संख्याएं दी हुई हैं और कॉलम बा में ये नियम दिए हुए हैं कि यह नियम कौन से उदाहरण से मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। जो संख्या इधर है वही संख्या इधर भी है, सिर्फ इसके क्रम को ही चेंज कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। पहले ये यहाँ पर है तो इसे बाद में लिख दिया गया और ये यहाँ पर है तो पहले इसे लिख दिया गया। तो और दोनों योग में है, जोड़ में है, तो सिर्फ क्रम बदला गया है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसे कह सकते हैं कि यह योग का क्रम विनिमय नियम है। उदाहरण है 5/6 गुने 4/7। अब यहाँ पर भी सेम वही संख्या है लेकिन सिर्फ इसके क्रम को बदला गया है और ये गुणा में है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह गुणा का क्रम विनिमय नियम है। बाद में अगला है -1/2 प्लस 2/5 ब्रैकेट के बाद है प्लस 3/10 बराबर -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। अब यहाँ पर भी संख्याएं दोनों में बराबर हैं, जितना संख्या इधर है उतना संख्या इधर है, लेकिन इसके क्रम में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में बदलाव हुआ है। एक बार ये दोनों ब्रैकेट लगाया गया है और दूसरी मर्तबा -1/2 को छोड़ के ये दोनों संख्याओं में ब्रैकेट लगाया गया है, इसीलिए यह सहचार्य नियम है और यह जोड़ में है, तो इसे हम कह सकते हैं यह योग का सहचार्य नियम है। तो आप देखिए आई हो जाएगा। उसके बाद में चौथा उदाहरण है 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8। यहाँ पर दो संख्याओं को लिया गया है और दोनों भिन्न की संख्या है, दोनों को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जा रही है, इसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो यह दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ है, तो यह संवरक नियम है, तो इसे हम F लिख देंगे ये वाला। उसके बाद में अगला उदाहरण है 5 गुने 1/2 गुने 3/4 बराबर 5 गुने 1/2 गुने 3/4। यहाँ पे दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं, सिर्फ इसके ब्रैकेट में ही चेंजिंग है। पहले ये दोनों को ब्रैकेट में किया गया है, फिर ये दोनों को ब्रैकेट में किया गया है, तो इसे हम गुणा का सहचार्य नियम कहेंगे। तो ये हो गया आपका सी वाला। उसके बाद देखिए -5/4 प्लस 0, इसमें यह संख्या में 0 को जोड़ा गया तो फिर से यही संख्या प्राप्त हो गया, तो यह हमारा योज्य तत्समक नियम हो गया। तो यहाँ पे देखिए योज्य तत्समक नियम कहाँ है, पहला वाला ए। उसके बाद में अगला प्रश्न है 7वां -8/3 गुने 1, इसमें -8/3 को गुना किया गया 1 से, तो फिर वही संख्या प्राप्त हो गया, यह गुणात्मक तत्समक है बी।
उसके बाद है 8वां प्रश्न, 5/2 गुने 1/3 प्लस 2/5 बराबर 5/2 गुने 1/3 प्लस 5/2 गुणे 2/5। इसमें देखिए अभी हम जो वितरण नियम पढ़ रहे थे, ये वही, एक बार इस संख्या से गुना किया गया, दूसरी बार इस संख्या से गुणा किया गया, और ये गुणा में है तो इसे हम कहेंगे गुणा का, ये वितरण नियम ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5/3 गुने 3/5 बराबर 1 है, यानी ये दोनों संख्याओं को गुणा किया गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यह 1 प्राप्त हो गया। तो यह हो गया गुणात्मक प्रतिलोम जी वाला। उसके बाद है लास्ट 10वां प्रश्न, -7/4 प्लस 7/4 को जब जोड़ा गया तो यह 0 प्राप्त हो गया। तो जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 0 जब प्राप्त होता है तो वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है, जो डी वाला है। तो यह डी हो जाएगा, उदाहरण डी का उदाहरण है ये। इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में।